तो संविधान सभा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो भारत का संविधान है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डबल रोल निभाया और बैकग्राउंड वाइट करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से डबल रोल निभाया और इसमें एक जो रोल था वो था संविधान बनाने का और दूसरा रोल था लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो है आप लोगों ने कंपोजिशन भी देखा कि इसका कंपोजिशन क्या है और पार्टी वाइज कंपोजिशन, स्टेट वाइज कंपोजिशन। और फिर भारत का विभाजन होने के बाद 299 जो हैं वो भारत में रह गए और 90 पाकिस्तान में। तो ये जो चीज़ें हैं अभी आप लोगों ने देखा है कि ये दिस रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो है भारत के संविधान के फीचर्स क्या क्या हैं और उस फीचर्स के आधार पे हम लोग फिर देखेंगे कि प्रियम्बल क्या है, शेड्यूल्स क्या हैं। तो कल हम लोगों ने पहली बात तो देखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या मान लेते हैं, बुक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रियम्बल है, वो क्या है? प्रोलूग, इंट्रोडक्टरी पार्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? वो हैं चैप्टर्स। और आर्टिकल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इन द सेम चैप्टर आर जस्ट लाइक पैराग्राफ्स। एंड हाईलाइटेड पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर हाईलाइटेड पार्ट। दिस इज हाउ वी कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखित है, ये तो पता है आप लोगों को, जबकि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित है। तो अब यह है कि भारत के संविधान के फीचर्स क्या हैं मोटे तौर पे। अभी जब हम डिटेल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हैं, लेकिन भारतीय संविधान के मोटे तौर पे फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, वो पिछले ये कल वो कंक्लूड नहीं हो पाता ना, इसको पहले कराने से पहले तो जाते हैं। देखिए, टोटल पार्ट्स जो हैं अभी कितने हैं? 25। शुरुआत में कितने थे? 22। तो 22 में दो घटाए गए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से, फिर दो जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, फिर दो जोड़े गए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, और फिर एक जोड़ा गया कोऑपरेटिव्स। वो जोड़ा गया किस संविधान संशोधन से? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 से, 2012 से। तो टोटल अब संविधान में कितने पार्ट्स हो गए? 25 पार्ट्स। ये मैंने बताया था कल भी कि मूल संविधान में ABCD कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे, ABCD। तो ABCD में ए जो थे वो मुख्य भारत के स्टेट्स थे जो पार्ट 6 में थे। पार्ट 7 में जो थे, जो वैसे रजवाड़े, जो प्रिंसली स्टेट जो काफी मजबूत थे। पार्ट 8 में वैसे रजवाड़े थे जो कमजोर थे, जैसे पेप्सू हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया। और पार्ट डी में एक ही था, अंडमान निकोबार, पार्ट 9 में।
6, 7, 8, 9 ABCD। लेकिन आप जानते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहते हैं? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ABCD खत्म कर दिया गया। इससे ABCD कैटेगरी ऑफ स्टेट्स खत्म कर दिए गए एंड 14 स्टेट्स वर फॉर्म्ड। ऑल स्टेट्स वर कवर्ड इन पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या आ गया? अब स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। और 7 ब्लैंक हो गया, 7 ब्लैंक हो गया, 9 ब्लैंक हो गया। तो सारे यूनियन टेरिटरीज कहां आ गए? यूनियन टेरिटरी आज भी कहां है? पार्ट 8 में। मैंने पहले ही दिन बताया था। इस तरह से ये 2 पार्ट्स हटा दिए गए। कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से। तो पार्ट घट के कितने हो गए? 20। अब मींस ABCD कैटेगरी ऑफ स्टेट्स क्यों बनाए गए थे? सरदार पटेल ने कहा कि भाई आपके जो प्रिविलेजेस हैं मेंटेन रखेंगे जाएंगे, आप सिर्फ भारत में मिल जाइए। लेकिन अब यूनिफॉर्म स्टेट्स, एक बार लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो गया, तो अब सारे स्टेट 6 में, सारे यूनियन टेरिटरी 8 में, कोई ABCD नहीं। ये तो बात हो गई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। समझ में आ गया? ये जब भी आप लोग पढ़ेंगे कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ और आज़ादी के बाद कैसे तमिल जो था प्रदेश उस समय, तो तमिलनाडु नहीं था। तमिलनाडु तो 1962 में हुआ है, उसका नाम पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में दबदबा किसका था? तमिल भाषी लोगों का। तेलुगु लोग कह रहे थे कि भाई हमें अपना तेलुगु चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमारा तेलुगु बहुमत वाला राज्य चाहिए। तभी तो आंध्र प्रदेश बना, केरला बना मलयाली स्पीकिंग, तभी तो कन्नड़ स्पीकिंग कर्नाटका बना। ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी से ही निकले हैं। पहले सारे साउथ इंडियंस को मद्रासी कहते थे। ऐसा नहीं है कि सारे मद्रासी, मद्रास प्रेसिडेंसी था इसलिए मद्रासी कहते थे। लेकिन अब तो केवल मद्रास नहीं है, अब तो चेन्नई उसका नाम भी बदल गया और सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम सिंस 1962 तमिलनाडु हो गया। मैसूर स्टेट का नाम 1773 में कर्नाटका हो गया, और केरल और ये तो है ही आंध्रा, फिर तेलंगाना भी निकल गया। तो ये समझ में आ गया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो पहली बात हो गई कि जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 2 हटाए गए, अब 2 और जोड़े गए। कब जोड़े गए? इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, इमरजेंसी के दौरान 2 और जोड़े गए। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से जोड़े गए? एडिड, हाई कोर्ट के लॉयर्स का नहीं, 2 पार्ट्स जोड़े गए। कौन कौन से पार्ट्स? एक था पार्ट 4A और एक था पार्ट 14A। एडिड पार्ट 4A। 4A क्या है? मैंने बताया था शुरू में भी, बताइए। पार्ट 4A क्या है? नैतिक कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य। हाँ 51A में बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। मूल संविधान में ड्यूटीज कहीं वर्णित नहीं था। तो क्या इसका कहने का क्या मतलब है कि क्या ड्यूटीज नहीं थे? हाँ, मेंशन नहीं थे, इंप्लाइड थे, क्योंकि राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। नाउ दे आर मेड एक्सप्लिसिट। तो पार्ट 14A जोड़ा, 4A जोड़ा, और फिर जोड़ा कौन सा? पार्ट 14A 10 और 4A। पार्ट 14A जोड़ा। पार्ट 14A जोड़ने से इसमें दोनों तरह के ट्रिब्यूनल्स आ गए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A और एक अदर ट्रिब्यूनल्स 323B। इसका मूल उद्देश्य था कि जुडिशरी को डीबर्डन किया जाए। ठीक है। ट्रिब्यूनल्स का काम क्या होता है? अर्ध न्यायिक शक्ति होती है इनको, और इनके जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जैसे कैट और सैट।
कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय स्तर पे, और सेट हो गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो प्रशासनिक मामले, प्रशासनिक झगड़े कोर्ट नहीं जाएंगे, यहाँ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो वाटर ट्रिब्यूनल है, यहाँ आएगा। तो जुडिशरी में भारत में इतनी जनसंख्या, इतने सारे केसेस हैं, इसीलिए तो केस में इतना डिले लगता है, जजमेंट इतना देर से आता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसके लिए जुडिशरी को डीबर्डन करने के लिए ये 14A जोड़े। तो 7वें संविधान संशोधन से 2 हटाए और अब 42वें संविधान संशोधन से 2 जोड़े, तो कितने हो गया? 2 हटा दिए, 2 जोड़ दिए, तो फिर 22 पे ही रह गया। अब आगे 2 और जोड़े, 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जानते हैं ये तो बहुत पॉपुलर है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा पार्ट है? पार्ट 9 याद कीजिए कि हटा दिया गया था, लेकिन अब पार्ट 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जोड़ दिया। और पार्ट 9A में नगर राज इंस्टीट्यूशन, नगर राज इंस्टीट्यूशन किस में आ गया? पार्ट 9A में। अब कितने हो गए? 24 हो गए, ठीक है। और एक और जोड़ दिया गया, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स इसको यहां लिख लेते 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव्स जोड़ दिया गया। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, जानते हैं? कोऑपरेटिव्स, इसको जोड़ा गया 9B में। नहीं, कोऑपरेटिव्स होता है कि कोऑपरेशन, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, जैसे अमूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें क्या करते हैं कि सारी चीजें सरकार तो नहीं करेगी, सरकार प्रमोट करेगी कि जो लोग हैं वो खुद इकट्ठा हों, अपने संसाधनों को पूल करें, एक साथ काम करें, और जो उससे भी प्रॉफिट हो वो सब आपस में बांटें। इसको कहते हैं सोशल कैपिटल को बढ़ाना। फाइनेंशियल कैपिटल तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसके साथ सोशल कैपिटल का बैकिंग नहीं हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। 5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 1-1 करोड़ डाले, ठीक। और दूसरे ग्रुप है जिसमें 5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5-5 करोड़ डाले, ठीक। फाइनेंशियल कैपिटल इसका कितना हो गया? 25 करोड़, और इसका 5 करोड़। लेकिन इस समूह में आपस में खींचातानी है, आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, टीम वर्क नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, सोशल कैपिटल का अभाव है, इंटेलिजेंस की कमी है, स्किल की कमी है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसमें स्किल भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, इंटेलिजेंस भी है, टीम वर्क भी है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी है। तो दोनों में से सफल कौन होगा? 5 करोड़ वाला या 25 करोड़ वाला? 5 वाला। तो विथ लेसर फाइनेंशियल कैपिटल दिस विल सक्सीड एंड दिस विल नॉट। इसको कहते हैं सोशल कैपिटल। एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल, तो फाइनेंशियल कैपिटल होने से सक्सेस की गारंटी नहीं है, नहीं। कई, और ये इसलिए कॉन्सेप्ट ही गवर्नेंस का आया 1989 में, जब विश्व बैंक ने सब सहारन रीजन को फंड दिया, और देखा रिजल्ट तो मिला ही नहीं, सारा जो फंड बेकार चला गया। तब उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया, और पाया कि देखा कि सोशल कैपिटल का कमी के कारण फाइनेंशियल कैपिटल वेस्ट हो रहा है। इसलिए शर्त लगा दी कि सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के बिना हम कोई भी फंड, गुड गवर्नेंस के बिना हम कोई फंड नहीं देंगे। उसी सोशल कैपिटल को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव्स का बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल जानते हैं? आज तो इंटरनेशनल ब्रांड है। एक समय गुजरात में जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जो दूध वाले थे, उनका जो प्रोड्यूस था वो बर्बाद हो जाता था। मिल्क इज ए पेरिशेबल आइटम, ऐसा तो है नहीं कि उसको आप 6 महीने 8 महीने तक रखेंगे, 6 घंटे रखने में खराब हो जाएगा। तो फिर पीजे कुरियन के सहायता से वहाँ के मिल्क प्रोड्यूसर्स ने पूल किया अपना रिसोर्सेज, यानी सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो उससे फायदा होगा उसका मक्खन बनाएंगे, मिल्क पाउडर बनाएंगे, चीज बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, जो बनाएंगे वो बेचेंगे, और उससे जो फायदा होगा सभी कंट्रीब्यूटर को उनके योगदान के अनुसार बढ़ जाएगा। तो आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो इंटरनेशनल ब्रांड हो चुका है।
तो ये कोऑपरेटिव्स होता है जिससे कि सरकार इसको प्रमोट करती है। हर चीज सरकार तो नहीं करेगी,